122 जगहों पर पीएससी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो चालू किए हैं, वो समय समय पर उसका उपयोग अपने आप में दृढ़ीकरण इस बात को साबित करता है। और स्वाभाविक है कि इसके लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। सरकार इसके चिंतन मनन से मेंटेनेंस की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। और 5 नए मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई है, इस बात का द्योतक है कि सरकार चिंतित है कि प्रत्येक कमिश्नरी से लेकर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कैसी हो, उसके मनन के साथ साथ क्रियाशील भी करने का काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा बढ़ावा मिला है। अब तक उद्योगों के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से जब चिंता होती थी तो लगता था कि दूसरे प्रांत में ही उद्योग लग पाएगा, पर बिहार का दृष्टिकोण, बिहार के विकास की किरण अब बढ़ने लगे हैं, तो उद्योग के लिए भी निवेशक बिहार आना प्रारंभ किए हैं। एक इथेनॉल का बड़ा प्रस्ताव पूरे देश के अंतर्गत जो दिखाई दे रहा है, बड़ी क्रांति की जो रचना है, तो बिहार में 151 प्रस्ताव आए हैं अध्यक्ष महोदय। 17 प्रस्ताव केंद्र को भेजने का भी काम किए हैं। इसके अंतर्गत 35 करोड़ 80 लाख लीटर प्रति वर्ष इकरारनामा भी हुआ है और पूरे कृषि के क्षेत्र में इसका एक बढ़ावा मिलेगा। इसका परिणाम यह है कि उद्योग के बढ़ावा के साथ साथ इसके रफ्तार के लिए 1643.74 करोड़ का प्रावधान जो किया गया है, इससे इथेनॉल के माध्यम से 2.60 लाख नौकरियों का भी इजाफा निश्चित तौर पर होगा। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी का प्रावधान भी इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से होने वाले हैं। जैसा कि उद्योग एक बड़ा केंद्र बिंदु बिहार की ओर आकर्षित होते जा रहा है, और इसमें डबल इंजन की सरकार का ही लाभ है कि केंद्र और राज्य मिलकर इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र से जब देखेंगे तो कृषि के खाद्य संस्करण और कृषि निर्यात नीति से खेती किसानों की हालत सुधरेगी। इस क्षेत्र के विकास के रफ्तार के लिए 7,712.30 करोड़ का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप जो जारी किए हैं, उससे अनेक प्रकार के लाभ, क्योंकि विगत वर्षों में जो कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुआ था, फिर भी हमने 20 और 21 में कृषि विकास दर को 3.7% जो था वो राज्य को किसान समर्थक नीतियों एवं हमारे किसान भाइयों के अथक परिश्रम का प्रतिफल है। अध्यक्ष महोदय, आपको संज्ञान में होगा, लोगों के जीवन हरियाली मिशन के तहत प्रोत्साहित तालाबों का रखरखाव हेतु अब तक 150 तालाब जीविका संपोषित ग्राम संगठन को प्रदान किया गया था। इसके प्रकार से भी हम अलग अलग प्रकार से बढ़ने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गांवों को विकास की ओर फोकस किया गया है। शहर के विकास तो हुए ही हैं, पर उसके ग्रामीण को विश्व स्तरीय सुविधा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 19,739.64 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गांव में रहने वाले लोगों को सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अनेक सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए बजट में जो ध्यान रखा गया है, यह उल्लेखनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, कल्याण की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्थान की जहां आवश्यकता है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामाजिक उत्थान के लिए एससी एसटी सबके लिए, तो सबके साथ और वंचितों के विकास के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए इस क्षेत्र में सरकार ने 12,375.7 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। एससी एसटी, पिछड़ों, अति पिछड़ा, महिला, बच्चों के अलावा दिव्यांग एवं वृद्धि के लिए भी एक बड़ी योजना को सकारात्मक पहलू किया गया है। और अलग अलग प्रकार से छात्रावासों के निर्माण के लिए भी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास अलग अलग प्रकार से जो हुए हैं, उसका बड़ा लाभ अपने प्रकार से मिलने का हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 7 निश्चय के तहत जो सरकार ने पार्ट 2 एक बड़ा हिस्सा को लेकर बढ़ने का जो कदम हुआ है, पिछली बार से इस बार भी 5,000 करोड़ का जो आवंटन हुआ है, सबसे बड़ा बल अलग अलग प्रकार से देने का काम हुआ है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बिहार में युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, युवाओं के रोजगार ढूंढने की मदद करने के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए कुशल युवा जैसे कार्यक्रम को 2025 तक चलाया जाएगा। क्योंकि स्किल के माध्यम से युवा को हुनर, बिहार के युवाओं को हुनर देने का काम करेंगे तो बिहार कहीं भी जाकर अपने हुनर को रोजगार के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। यह बिहार का युवा है, बिहार का नौजवान है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं, कुल 1,153 करोड़ उपलब्ध हैं। आर्थिक युवाओं का बल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से स्वीकृत ऋण 4,500 करोड़ के लगभग 1,17,923 कार्ड निर्गत हुए हैं और अब 700 करोड़ ऋण का प्रावधान देने का काम है करेंगे। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 225
करोड़ प्रावधान युवा शक्ति बिहार की प्रगति को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सशक्त महिला, सक्षम महिला, यह बिहार सरकार की संकल्पना है कि पूरे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक पहलुओं पर, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सभी चेतना को जागृत करते हुए जो आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इस सरकार ने किया है, यह अपने आप में उल्लेखपूर्ण है। महिलाओं में उद्यमिता का बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना, इसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सक्षम महिला, उच्चतर शिक्षा एवं उद्यमिता क्षेत्र में आधी आबादी को प्रोत्साहन के लिए कुल 900 करोड़ रुपया का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, हर खेत को पानी, प्लांट सर्वे कराया जा रहा है, प्लॉट का भी सर्वे कराया जा रहा है ताकि सिंचाई की अधिकतम क्षमता और लक्ष्य का सही आकलन हो। इस योजना में नदियों को आपस में जोड़ने का भी काम हो रहा है। जो सबसे बड़ी सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के थी, उस योजना का साकारभूत संरचना माननीय प्रधानमंत्री जी के भी है, करने का काम बिहार के अंतर्गत हो रहा है। भविष्य में हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार प्रत्येक खेत का पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। इस संबंध में 600 करोड़ रुपए किए जाएंगे। सर्वे पूरा हो चुका है। बिहार को समझना है तो नदियों को समझना जरूरी होगा, इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इसे समझने की आवश्यकता को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। स्वच्छता गांव, समृद्ध गांव, सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, इसके नियमित निगरानी होगी। गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, चूंकि प्रबंधन के जो सबसे बड़े कचरा का प्रबंधन का काम जो गांवों में करने की भी योजना सरकार ने तय किया है, उसको हम स्वच्छता पूर्वक आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रत्येक घर से ठोस कचरा लिया जाएगा तथा नालों के अंत में निकाले हुए गंदे जल का ट्रीटमेंट भी कराया जाएगा। सरकार का ध्यान गांवों पर है। इस मद में 847 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरों की तरह कचरा प्रबंधन होना है, सोलर लाइट लगना है। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सभी शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से किए जाएंगे। वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण, अध्यक्ष महोदय, सात निश्चय के तरफ एक बड़ा है। शहरी गरीबों के लिए बनाए प्राप्त भवन, सभी शहरों में विद्युत सौदागृह, और सबसे बड़ी रचना जो सरकार की योजना में है, कनेक्टिविटी और आसान होगा। आसपास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथ और प्रखंड, थाना, अनुमंडल, बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं नेशनल हाईवे संपर्कता के लिए नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। शहरी इलाकों में भी समस्या से मुक्ति पाने के लिए इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा प्राथमिकता को आधार पर बनाने का काम हम लोगों ने किया है। प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। लोग कॉल सेंटर में फोन कर मोबाइल ऐप के माध्यम से सुविधाएं भी प्राप्त होगी। टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी अलग अलग प्रकार के इसके निर्माण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो सड़कों के निर्माण के लिए एक बड़ा संकल्पना जो बिहार में था कि 6 घंटा से हम लोग माने का संकल्पना पूरा किया है, अब तो और अब 4 घंटे के अंदर भी 4 से 5 घंटे के अंदर आने का काम अलग अलग प्रकार से जोड़ने का होगा। जेपी सेतु के बारे में पता है, 2 लेन के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह सेतु को भी 4 लेन, मुंगेर रेल सड़क के सेतु को 2 लेन तथा 7 नए पुलों का निर्माण प्रगति पर है, जिसका निकट भविष्य में पूर्ण होने की संभावना है। बिहार का यह बजट समग्र बजट है। इसके लिए हम लोगों ने जो मान के चला है, वो सबसे बड़ा कदम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने वाला जो राज्य आगे बढ़ने का काम कर रहा है, उसमें हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो सबसे बड़ी सुविधा के रूप में इस सरकार ने काम करने का काम किया है, उन सब विषयों पर जब हम आगे बढ़ते हैं और पाते हैं अपने आप को कि एक अलग अलग प्रकार से राज्य ने विकास का जो पैमाना चढ़ाया है, जो आत्मबल, शक्ति, गौरव में इतिहास रचने का काम किया है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान राज्य के सरकार ने किया है। आज राज्य के सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के लिए, म्यूजियम के उत्थान के लिए इस सबसे बड़े विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है। राज्य के सरकार ने ये शहरी के लिए, विकास के लिए जो अधिकतम दरों की रचना जो होती थी, पूरे देश में ये दिखाई देता था कि शहरीकरण का क्षेत्र कम बढ़ रहा है बिहार में। आज बिहार सरकार ने शहरीकरण के दौर को आगे बढ़ाने का काम किया है कि गांव भी बढ़ रहा है, पर शहर की आबादी, गांव की आबादी को भी शहरीकरण का लाभ मिलने का काम हो। पटना के शहरों में भी मेट्रो की व्यवस्था से लेकर सड़कों के 4 लेन से लेकर अलग अलग प्रकार से जो पटना रचता है, बसता है, आत्मा है बिहार का, उस पटना को जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण के माध्यम से सरकार ने बजट का प्रावधान करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज गंगा परियोजना के माध्यम से, गंगा के क्लीन के माध्यम से
डॉल्फिन जिस विधानसभा से मैं आता हूं, वहां की डॉल्फिन जिस प्रकार से दिखाई देती है, एक नेशनल हेरिटेज के रूप में डॉल्फिन वहां दिखाई देती है। इस रचना को सरकार ने योजना के तहत उसको ग्रीन डॉल्फिन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम किया है। तो सरकार की ही संकल्पना है, उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, आज सब विषय पर, सांस्कृतिक विरासत के विषय पर, आर्थिक विरासत के विषय पर और उच्च शिक्षा के विषय पर जो सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार ने किया है, आज अभिनंदन के पात्र इस बजट के माध्यम से सबको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और तो और जब हम कृषि के विकास की ओर देखेंगे, क्योंकि बिना किसान का बिहार का विकास संभव नहीं हो सकता है, तो जिस प्रकार से मुफ्त बिजली से लेकर फीडर से लेकर अनेक योजनाओं को किए हैं, यह मन का भाव है। इस आस्था का जो व्यवस्था करने का काम सरकार के किए हैं, उसके लिए अभिनंदन है। पर आस्था के व्यवस्था में कुव्यवस्था का चिंता और चिंतन नहीं हो सकता है, उस आस्था में व्यवस्था का ही चिंतन हो सकता है। हमको इसके बारे में चिंतन और मनन करनी चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा अंत में कि तूफानों में भी जलता रहे वो दिया बनो, बरसात में सैलाब न जाए वो दरिया बनो, क्योंकि सहनशीलता से विकास होता है और उग्रवादिता से विनाश होता है। इसलिए सहनशील बने और विकास की अग्रिम कदम को हम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का काम करें, तो विकास का पैमाना इस पूरे राज्य में दिखाई देगा। क्योंकि बढ़ता बिहार, चढ़ता बिहार, गौरवमय बिहार, बिहार के युवाओं और जो उत्थान पूरे विश्व में कर रहा है, धन्यवाद है सरकार को, बिहार का बिहारीपन बढ़ाने का काम किए हैं कि अनेक प्रांतों में जहां जहां बिहार का बिहारीपन जाता है, वो कहीं न कहीं व्यंजन के माध्यम से, प्रतिभा के माध्यम से, कला के माध्यम से, मधुबनी पेंटिंग से लेकर भागलपुर पेंटिंग से लेकर सभी प्रकार के वो अपने छोड़ कर आने का काम करता है कि स्मृति में बिहार का बिहारीपन लगातार झलकते रहता है, दिखते रहता है। आज अफसरशाही से लेकर जो भी देखे, बिहार का कीर्तिमान चारों ओर फैला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय देने का काम दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है कि बिहार की अच्छाइयों की ओर देखना सीखे। जब अच्छाई नहीं दिखाई देगी, केवल चश्मा का बुराई ही बुराई देखी, तो विकास का पैमाना नहीं देख सकते हैं। इसलिए बड़ा लेंस अच्छाइयों का करे और बाइफोकल करके देखे, तो विकास का दर नजदीकियां दूरियां दोनों दिखाने का काम करेगा। तो माइक्रो प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग दोनों प्लानिंग हमने करके आगे बढ़ाने का काम किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो बजट प्रस्ताव लाया गया है, उसको देखने के बाद अदम गोंडवी की दो पंक्ति याद आती है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और जो फर्जीवाड़ा बजट प्रस्ताव में है, उसके कुछ बिंदुओं की तरफ मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। बजट में सरकार ने केंद्र से जो मिलने वाला टैक्स में शेयर है, उसको दिखाया है 91,181 करोड़ रुपए। लेकिन कुछ दिनों पहले जो यूनियन का बजट आया, केंद्र सरकार का जो बजट आया था, उसमें केंद्र सरकार ने बिहार को जो टैक्स वाला हिस्सा देने की बात कही, वो सिर्फ 82,139 करोड़ का, यानी 10% का फर्जीवाड़ा टैक्स को बढ़ा करके दिखाने के लिए, आमद को बढ़ा करके दिखाने के लिए सरकार ने किया। इसी प्रकार से बिहार सरकार जो अपना टैक्स वसूलती है, उसमें 18% का इजाफा दिखाया गया है लक्ष्य के रूप में, जो किसी भी अर्थशास्त्री से बात किया जाए तो यह संभव नहीं है। ये वर्तमान स्थिति में बिहार में संभव नहीं है। सवाल ये उठता है महोदय कि ये बार बार टैक्स को बढ़ा करके दिखाने का, आंकड़ों से जो खेलने का सरकार का रवैया है, इसका असल में जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो बिहार की जनता को भुगतना पड़ता है। पिछली बार सरकार ने शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के ऊपर जो बजट एलोकेट किया था सदन के अंदर, वो था 39,351 करोड़ रुपए, लेकिन जो वास्तविक अलॉटमेंट हुआ वो 31% कम हुआ, क्योंकि आपने बजट के समय दिखाया कि हमारे पास खूब पैसा आ रहा है, और जब बजट एलोकेट करना था शिक्षा डिपार्टमेंट को, तो आपने सिर्फ 27,347 करोड़ ही अलॉट किया। इसी तरीके से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सरकार ने
जो बजट की घोषणा सदन के अंदर की, उसमें 76% की कटौती करते हुए बजट एलोकेट किया गया। और ऐसे तमाम आंकड़े यहां पे हैं जो सरकार के लिफाफेबाजी का और बजट में जो दिखावटीपन किया गया है वो हमारे सामने है। महोदय, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर पिछली बार सरकार ने बजट अलॉटमेंट से जो वास्तविक बजट दिया था उसमें वो 40% कम रहा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में 52% की कटौती हुई। तो इस तरह से आंकड़ों पे हम नहीं जाते हैं, बल्कि जो ज्वलंत सवाल बिहार के हैं और जो बजट से और सरकार की मंशा से जो चीजें गायब दिख रही है उसकी तरफ हम सरकार का इस सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। और वो निश्चित तौर से रोजगार का मसला है। जो हाल में एनएसओ का आंकड़ा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो आंकड़ा है, वो ये कह रहा है कि 15 साल से लेकर के 59 साल की आयु में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो बिहार में सिर्फ 27.5% है। सिर्फ इतने लोगों का ही लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन एसजीडीपी बजट में हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बड़े हिस्से के पास कोई रोजगार नहीं है। ये राष्ट्रीय आंकड़ा 41% के आसपास है। और रोजगार की बात करते हुए मुझे हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो पिछले साल 15 जुलाई को आया था, मैं उसको कोट यहां पे करना चाहता हूं। हाई कोर्ट ने कहा था, माननीय हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट में ये बात आई थी कि भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था इतनी बेदिमाग अर्थात माइंडलेस नहीं है जितनी बिहार की सरकार। अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई भी संस्थान इतनी बेशर्मी नहीं कर सकती है जितनी कि बिहार की सरकार। ये हाई कोर्ट ने क्यों कहा? शिक्षा विभाग के शिक्षा से जुड़े हुए एक मसले पर रीट पिटीशन के जवाब में ये हाई कोर्ट ने कहा था। और हम देख रहे हैं कि आज बिहार में तमाम ऐसी बहालियां हैं जो सरकार के माइंडलेसनेस के चलते लाखों अभ्यर्थियों का जीवन जो है, उनका जो भविष्य है, उसको अंधकारमय बनाया जा रहा है। एसटीईटी बहाली 2019 की अगर बात करें तो उसमें जो सरकार की तरफ से 37,000 बहालियों में हमें लगता है कि 37 बार गलतियां की गई है। पहले बार 12 मार्च को रिजल्ट जो आया, कहा गया कि सबकी नियुक्ति पक्की समझी जाए, सबकी नौकरी पक्की समझी जाए। माननीय शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने और शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा। और अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में वो जो एसटीईटी का जो विज्ञप्ति था उसकी धज्जियां उड़ाते हुए बार बार बयान बदले जा रहे हैं। महोदय, मुझे 2-3 बातें और कह लेने का ही समय दिया गया है आपको। बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली में महोदय विज्ञप्ति के बजट को न मानते हुए 2014 से पहले का एनसीएल मांगा जा रहा है। अनियोजित कार्यपालक सहायक जो हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि उनको नियुक्ति किया जाए और उनका काम सिर्फ वही करें। उसके बावजूद सरकार जो है वो शिक्षकों से उनका काम ले रही है। सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ का मामला है महोदय, जिसमें 2017 में उनके बच्चे जो थे, माननीय मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में वो लोग आंदोलन कर रहे थे और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सांख्यिकी के बच्चे हो, झंडा नीचे करो नहीं तो सड़क पर ला देंगे। और आज तक उनको काम नहीं मिल रहा, उनको बाहर निकाला गया। 3 सेंटेंस महोदय, 3 सेंटेंस, 3 वाक्य सिर्फ मैं बोलूंगा महोदय, मैं सिर्फ 3 वाक्य बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार में एक पॉलिसी बने जिसमें हर बहाली के विज्ञप्ति में यह नियम बनाया जाए कि आपको विज्ञप्ति के अंदर विज्ञापन कब पूरा होगा उसका समय सीमा का उल्लेख हो। एक बात ये। दूसरी बात कि जो वर्तमान में बिहार के अंदर रोजगार की स्थिति है, जो बहालियों का संकट है, उसको दिखाते हुए आगे का रोडमैप सरकार का क्या होगा, इसके ऊपर एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि वो कब तक उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तीसरा मामला है महोदय कि युवाओं का जो संकट बिहार के अंदर दिख रहा है, जो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह है, उसको सरकार लेकर के क्या सोचती है, उसे लेकर के मेरे ख्याल से एक अतिरिक्त सदन, विधानसभा का एक अतिरिक्त सत्र, जिसमें रोजगार और तमाम जो 22 तरह की बहालियां बिहार में पेंडिंग पड़ी हुई है विभाग और सरकार की मनमानेपन के चलते, उसको लेकर के एक अतिरिक्त सत्र हो, यह भी मैं सरकार के सामने महोदय कहना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेयसी सिंह, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय,
बजट 2022-2023 पर अपने विचारों को सदन के पटल पर रखने का अवसर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आसन के माध्यम से सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। एक समाज के रूप में कोरोना महामारी के कारण जिन परिस्थितियों को हमने झेला है, उसका मर्म महान शायर जॉन एलियो की 2 पंक्तियों से बयान करना चाहती हूँ। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने हम सबको जीवन में बड़े बदलाव ला दिए। हम सब ने अपनों को खोया है। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। जहां 50,000 रुपए की दर से अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है, जिसे केंद्र सरकार ने आपदा राहत मद में अनुमान्य किया है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण में मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए के दर से अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में मुफ्त कोविड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में विगत 2 साल से काफी सुधार हुआ है। बिहार में 11.280 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 100 से भी ज्यादा जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कराया गया है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारी तैयारी पूरी है और हम मजबूत हैं। यह हमारे नेतृत्व करता माननीय मुख्यमंत्री जी के सौष्ठव को प्रकट करता है। इसके अलावा भारत सरकार ने बिहार को अपेक्षित सहायता प्रदान की है। राजकोषीय असंतुलन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ऋण लेने की सीमा भी बढ़ोतरी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार वर्ष 2020-2021 के दौरान पूरे देश में राज्य सर्वोच्च स्थान पर था। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इस वर्ष बिहार देश में सबसे ज्यादा आर्थिक दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा। बिहार सरकार ने 2.37 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। इस बार बजट में आधारभूत संरचना का विकास, रोजगार सृजन और कोविड के कारण पिछले 2 वर्ष में स्थिर रहे आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए उद्यमिता विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। इस बजट में पूर्व से चली आ रही 7 निश्चय 1 की योजनाओं को पूर्ण करने के साथ तथा 7 निश्चय 2 की निर्धारित योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है एवं इसके लिए राशि की भी व्यवस्था की गई है। इस बजट के माध्यम से राज्य के सभी समुदाय और वर्गों का विकास संभव होगा। सामाजिक विकास को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में बजट का 65% खर्च होगा। अध्यक्ष महोदय, गौर देने की बात है कि 2005, 2004 और 2005 का बजट मात्र 23,885 करोड़ का था, लेकिन इस बार बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने यह बजट बढ़ाकर 2,37,691.19 करोड़ रुपए बजट का किया है। मतलब पिछले 16 वर्षों में यह बजट 10 गुना बढ़ोतरी किया है। जाहिर है कि बजट की राशि बढ़ेगी तो बिहार के विकास के कार्यों में भी इसकी झलक दिखाई देगी और 90 के दशक से आज के बिहार को नजदीक से देखने वाले ये लोग ये बात महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से कृषि प्रधान राज्य रहा है और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके खेतों की सिंचाई। और इसके लिए आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगी कि हर घर, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पहले चरण का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत प्रथम फेज में राज्य के 60 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंधन किया गया है। बिहार में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और साथ साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना के लिए भी कानून बनाया गया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया भी चालू है। अध्यक्ष महोदय, युवा शक्ति को बल देते हुए वर्ष 2022-2023 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत अब तक कुल 657 करोड़ की राशि वितरित की गई है। वर्ष 2022 और 23 में इस योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान भी किया गया। यही नहीं, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत वर्तमान में कुल 1496 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। अभी तक इस योजना पर 702 करोड़ व्यय हुआ है और वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था, तब राज्य में हरित आवरण का क्षेत्र मात्र 9% रह गया था, जबकि आज हरित आवरण का क्षेत्र बढ़कर 15% के करीब पहुंच गया है। बिहार सरकार कितनी इको फ्रेंडली है संक्षिप्त करिए कि इसे जानने जल जीवन हरियाली अभियान चलाया और विश्व में सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। साथ ही जल जीवन हरियाली योजना के लिए 24,000 करोड़ की राशि भी प्रावधान की गई है। अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से, इस शासन के माध्यम से मैं एक युवा होने के नाते, एक नारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री सह उप मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस बजट में युवाओं का, महिलाओं का विशेष करके ध्यान रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज मंजिल, 4 मिनट का समय है आपका। 2 मिनट आपने ले लिया इनका। महोदय, बजट का जो सच है वो मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई है। देश में 8% बेरोजगारी दर है और बिहार के गांवों में 13.5% और शहरों में 18% बेरोजगारी दर है। 4.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। बिहार में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। देश में आधी आबादी मात्र 4,500 के कमाई पर गुजारा कर रही है। 84% लोगों की आमदनी घट गई और देश में 102 से 145 अरबपति हो गए। बिहार में चाहे वो विद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, बैंक, कोई भी आप विभाग उठा लीजिए, 60 से 70% पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री जी पीठ थपथपा रहे हैं, रोज अखबारों में आ रहे हैं, बहुत शिक्षक की बहाली कर दिए। अरे 3 साल में मात्र 37,000 शिक्षकों की बहाली किए। 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं पूरे बिहार में। नौजवान, जवानी बर्बाद हो जा रही है नौजवानों की। ये सरकार जवानी खा रही है, नौजवानों के सपने मार रही है, उम्र बीत जा रहा है। अरे कौन लोग हैं जो रेलवे ट्रैक पर गए थे आंदोलन करने? ये वही बच्चे हैं, मजदूर किसानों के खून पसीनों, खेत खलिहानों के, गरीबों के संतान हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, जो प्रोफेसर नहीं बन सकते, वकील, जज, एसपी, डीएम नहीं बन सकते। उन्हीं के बच्चे तो मास्टर बनना चाहते हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, अस्पतालों में नौकरी करना चाहते हैं, स्टाफ में। और सरकार बहाली नहीं कर रही है। केंद्र सरकार में पार्लियामेंट में रिपोर्ट आया, 8,72,243 पद खाली पड़े हैं। जब बहाली नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं, भर्ती नहीं, तो आरक्षण कहां से? आरक्षण की हत्या हो रहा है बिहार और पूरे देश में। और इसलिए हम मांग करते हैं इस सरकार से कि ये नहीं चलेगा कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 2014 का बहाली 13,120 का अभी तक लटका के रखे हैं। जो बच्चा फॉर्म भरे थे, परीक्षा दिए थे, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियां नहीं हो रही है, ताने सुन रहे हैं मां बाप के, गांव जवार के। और इसलिए
महोदय मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार बहाली कैलेंडर जारी करे और हिम्मत है सरकार को तो रोजगार पर, नौकरी पर स्पेशल सत्र बुला ले 2 दिन का, बस करा लो बिहार में। और मित्रों, शिक्षा की क्या हालत है। 9th क्लास के, मिडिल क्लास के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना जान रहे हैं 60% से ज्यादा, अंग्रेजी का रीडिंग देना नहीं आता, मिडिल क्लास के बच्चों को जोड़ घटा गुणा भागा नहीं आता। अरे कैसे उनका भविष्य बनेगा। स्कूलों में शौचालय कहाँ है आपके। गरीबों की बेटियां स्कूलों के पीछे जाती है, क्या उनका लाज नहीं, क्या उनका सम्मान नहीं। उनका तो लाज सम्मान है, इस सरकार का कोई लाज सम्मान नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए अस्पतालों में चले जाइए, पीएमसीएच में, ओपीडी में 78 किस्म का दवाइयां के विरुद्ध मात्र 21 दवा है। आधी कमाई महंगाई में, आधी कमाई दवाई में, गरीब का खर्चा करी है बाल बच्चा के पढ़ाई में, कितनी है कमाई। और इसलिए आज बिहार नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, 52% लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं। 27% महोदय स्कूली बच्चे शिक्षा नहीं पूरी कर पाते, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। गरीब के बच्चों को स्कूलों से, विश्वविद्यालय से बाहर करना चाहते हैं। और इसलिए महोदय, 1 मिनट महोदय, ये बिहार भूख, ये बिहार गरीबी से, भावना, बेरोजगारी से, श्री ललित नारायण मंडल, कुपोषण से मुक्ति चाहता है, महंगाई से, जाति, धर्म और नफरत के राजनीति से ये बिहार मुक्ति चाहता है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, अपने वित्त मंत्री जी का, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, का और श्रवण बाबू का शुक्रगुजार हूं कि हमको आपने यहाँ पर बजट पर बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, हमारे हर दिल अजीज वित्त मंत्री द्वारा जो प्रस्तुत बजट है वह काबिले तारीफ है। विरोध केवल विरोधी को करना है, यह कोई नीति नहीं है, उसके नीति को, नियति को देखना चाहिए। अध्यक्ष जी, विगत वर्षों में या तुरंत अभी जो कोरोना काल गुजरा है उसमें हमारी सरकार ने क्या नहीं किया है। कोरोना को समुद्र के 7 समुद्र के पार फेंकने में दिल्ली सरकार और बिहार सरकार ने सारी जुगत लगा दी। और हम लोगों में सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अभी तक 11 करोड़ 88 लाख वैक्सीनेशन पूरा हुआ है, जिसके कारण कोरोना का प्रभाव बहुत कम हुआ है। दुर्भाग्य से यदि किसी परिवार में कोरोना के चलते मृत्यु हुई है तो हमारी सरकार ने उस पीड़ित परिवार को प्रति मृत्यु पर 4 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया है और केंद्र सरकार से 50,000 रुपये का अनुदान मिला है। ये साधारण बात नहीं है। यह बिहार है जहां पर ये 4 लाख का अनुदान मिला है और कहीं पर यह संभव नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम भी आप ही की तरह गांव से आए हैं, हम भी आप ही के तरह से गांव से आए हैं, सुना जाए, हम भी आप ही के तरह से गांव से पढ़कर आए हैं। पहले गांव के स्कूल की क्या स्थिति थी, शांति बनाए रखिए, आप जानिए।
और अभी गांव की स्थिति क्या है उसको आप समझिए। आसन की ओर अध्यक्ष देखिए। जी, अभी शांति। अभी शिक्षा की क्या स्थिति है उसको जानिए। जो हम प्रोफेसर हैं, गरीब का बेटा है और प्रोफेसर है, ये साधारण सी बात नहीं है। हमने पढ़ा है, हमने मेहनत किया है, बैठ जाइए। और तब हम प्रोफेसर बने हैं। उचित नहीं है बीच बीच में उठना। कोई पैरवी नहीं हमको है। अध्यक्ष जी, आप बोलते रहिए, आसन की ओर देखिए, आप बैठे बैठे मत बोलिए। हमने कॉलेजों में देखा है कि जब से हमारी सरकार 15 साल से बनी है, कॉलेजों में क्या लड़के क्या लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी है उसने हमने अपने नजर से देखा है। और हमने बहुत सारी लड़कियों को अपने हाथ से कॉलेज में, जो मैट्रिक पास की है उसको 25,000 रुपया, और जो इंटर पास की है उसको 50,000 रुपये का चेक अपने हाथ से हमने दिया है। ये बिहार में संभव है और दूसरे जगह संभव नहीं है। मित्रों, साथियों, पहले क्या होता था? पहले ये उचित नहीं। आपके भाषण में भी गौर से लोग सुना है। हम जो वित्तीय विकास बताते हैं, हमने जो देखा है, हमने जो देखा उसकी बात हम करते हैं। राज्य में जो 7 निश्चय का कार्यक्रम चला। ललित मंडल जी नए सदस्य महोदय, और उस तरफ से माले के जो माननीय सदस्य हैं, लग रहा है बैठे बैठे आसमान में तीर छोड़ रहे हैं। आप लोग भी जब बोलिएगा, इधर के माननीय सदस्य अगर इसी तरह के बैठे बैठे सवाल करेंगे तो आप लोग भी नहीं बोल पाइएगा। तो नए माननीय सदस्य का ध्यान रखिए, और जिस तरह से आप व्यवस्था बना रहे हैं, ये सब लोग बैठे बैठे देख रहे हैं, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए महोदय। नए सदस्यों को मौका मिलना चाहिए बोलने का। नए, अब भाई सब बहस की जगह नहीं है। ये सदन की गरिमा के अनुकूल आप लोगों से अपेक्षा रहता है। हाँ, चलिए। अध्यक्ष जी, राज्य में 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हम देखते हैं कि गरीब विद्यार्थी जो पहले किसी तरह से मैंने कंपटीशन का परीक्षा पास करते थे और इंजीनियरिंग में, मेडिकल में एडमिशन नहीं कराते थे, आज उसको सरकार मैंने लोन देती है, क्रेडिट कार्ड दे करके कि जाकर वहां एडमिशन कराइए, और लड़के एडमिशन कराते हैं। सरकार ने घोषणा किया है कि अगर नौकरी लगेगी तो पैसा लौटा दीजिएगा, नहीं तो बिहार सरकार उस पैसा को पेड करेगी। तो ये गरीबों के लिए है ये पैसा। हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की नाली तथा नाला का निर्माण कराया गया है। हर घर में भी, हमारा भी घर गांव में है, हर देखते हैं हम लोग को कराया गया है। आपको नहीं दिखता है तो आप जानिए। हर घर बिजली की व्यवस्था की गई है। हर घर बिजली की व्यवस्था की गई है। पहले याद कीजिए उस जमाने को जब मोबाइल चार्ज करने के लिए सोचना पड़ता था। आप मोबाइल चार्ज करने के लिए सोचते थे कि किस दुकानदार का जी हुजूरी करे कि हमारा मोबाइल चार्ज हो जाए। आज मोबाइल चार्ज करने की बात मत कीजिए। आज 24 घंटा में अधिकतर माने 23 घंटा तक बिजली रहती है, गांव में भी रहती है। हम गांव से आए हैं, इसलिए विरोध की बात झूठ मत बोलिए। 7 निश्चय फर्स्ट के सफलता से उत्साहित होने के बाद हमारी सरकार ने 7 निश्चय 2 को सामने लाया है, जिसमें पहली बात है युवा शक्ति, जिसकी बात है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसमें 1153 करोड़ का प्रावधान है। इसके तहत राज्य में अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय के स्थापना का कानून बना है। विकसित बिहार की कल्पना इसी सरकार में हुई है। पहले क्या होता था हम लोग जानते हैं। सशक्त महिला, सक्षम महिला,
इस योजना के तहत आज कार्य चालू है और हमारे वित्त मंत्री ने इसके लिए 900 करोड़ का प्रावधान किया है। आप जाइए पंचायतों में, आप जाइए नगर निगम में देखने के लिए, आधी आबादी महिला वहां पर अध्यक्ष के आसन पर आज विराजमान है और ये संभव अगर है तो इसी एनडीए के सरकार के चलते आधी आबादी आज शासन में है, जिसको कि आप लोग को वैल्यू नहीं देते थे। हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। इसके लिए हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री ने 600 करोड़ का प्रावधान किया है। लगभग सर्वेक्षण ही नहीं पूरा हुआ है। हम तो देखते हैं अपने गांव में कि जहां जहां जिस खेत पर बोरिंग हो गया है उस वहां पर बिजली भी पहुंचा दिया गया है और उससे बिजली से बोरिंग से पानी निकालकर हमारे गार्जियन खेती कर रहे हैं। इसलिए हर घर घर की बिजली की बात तो छोड़ दीजिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दिया गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी ग्रामीण वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इसके लिए 887 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। हम इसके लिए पंचायती राज मंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने हर गांव में जो स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की है। पहले क्या होता था, शहर अंधकार रहता था, आज तो गांव में लाइट की बात की जाती है। गांव की गलियां आप जाइए और इसको लागू होने दीजिए। गांव की गलियां शहर की तरह चमकेगी जब हर घर हर गली में स्ट्रीट लाइट लगेगा, सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा, तब आप इस बात को समझिएगा। समाप्त कीजिए। स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस पर 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत डोर टू डोर कचरा का उठा होता है। हमारा घर सुल्तानगंज जैसे छोटे कस्बे में है, रोज सुबह दरवाजा खटखटा करके आता है, विसिल बजा कर आता है और सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान जी विसिल बजा कर आता है, यहाँ से कचरा उठाकर जाता है। 2 मिनट धन्यवाद। सरकार ने जो बजट पेश किया है, हम समझते हैं ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी बजट है। महोदय, अभी माननीय सदस्य ने चर्चा की कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा काम किया है। आपने किया है, विद्यालय तो बनवाया है, भवन तो चमाचम है, लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है। मध्य विद्यालय के टीचर उस 10+2 में जाकर के पढ़ाते हैं। महोदय, ये सरकार का हालचाल है, ये सब लोग जानते हैं। महोदय, आज 15 साल, आप 20 साल की बात मत कीजिए। किसान की बात चर्चाएं कर रहे थे, जो हम हर खेत को पानी, हर खेत पर बिजली पहुंचा दिए हैं। महोदय, बिजली कनेक्शन पहुंचा दिए हैं, लेकिन बिजली बिल का क्या हाल चाल है हमारे सरकार का, इस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बिजली बिल तरफ सरफ आता है। हम एक बल्ब जलाते हैं और जो एक फैक्ट्री चलाते हैं उसके बराबर एक बल्ब जलाने वाले लोगों को बिल आता है। महोदय, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आज रोजगार की बात करते हैं, हमारी सरकार जो हमने रोजगार दिया, आज हमारे बिहार के विभिन्न गांवों से आज जाकर के रेलवे स्टेशन पर आप देखिए, जो हमारे मजदूर बोरा की तरह लद करके, चाहे वो सहरसा हो, चाहे वो बेगूसराय हो, खगड़िया हो, हसनपुर हो, यहां से लद करके दिल्ली, पंजाब, दूसरे राज्य पलायन करते हैं। महोदय, और ये सरकार रोजगार की बात करती है, बजट में इसकी चर्चा कतई नहीं है। महोदय, आज ये कोरोना महामारी की बात हो रही है। हमारे महोदय चर्चा कर रहे थे, कोरोना महामारी में हमारे आशा कर्मी, हमारे आंगनबाड़ी सेविका,
हमारे तमाम लोगों ने जान जोखिम में डाल करके और हमारे पीड़ित को देखभाल करने का काम किया। लेकिन आज उनको जो पारिश्रमिक होनी चाहिए, सरकार कहती है हम न्यूनतम मजदूरी देंगे, लेकिन आज हमारे आशा कर्मी को न्यूनतम मजदूरी 1,000 रुपया मिलता है। क्या 1,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी है? महोदय, ये बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। जो हम आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका और मध्याह्न भोजन कर्मी जो विद्यालय में बच्चों को भोजन खिलाने का काम करती है, वैसे लोगों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान नहीं किया गया है। महोदय, मैं आसन के माध्यम से हम आग्रह करना चाहता हूं कि इन तमाम लोगों को न्यूनतम मजदूरी देने की बात हो। माननीय सदस्य श्रीमती ज्योति देवी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सभापति महोदय जी, मैं अपने नेता माननीय जीतन राम मांझी जी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष की अनुमति से मैं आज अपने राज्य के माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कुशल नेतृत्व में बिहार का विकास के बारे में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2,37,691 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया, उसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं को लिया गया है। महोदय, हमारा राज्य शिक्षा के दृष्टि से बेहतर बने, इसलिए सरकार द्वारा इस बजट में सबसे अधिक 39,191 करोड़ से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। महोदय, सरकार के प्रयास के कारण समाज के वंचित दलित वर्ग के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है। वर्ष 2012-13 में 2019-20 के बीच अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन में 33.4% की वृद्धि हुई है, जबकि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन में 50.5% की वृद्धि हुई है। महोदय, हमने पिछले 2 वर्षों में कोरोना त्रासदी को देखा है। बिहार सरकार द्वारा कोरोना संकट में भी स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर नहीं होने दिया। इसी को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में शिक्षा के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज्यादा राशि दी गई है। यह राशि 16,134 करोड़ है। सरकार राज्य में शहरों के साथ साथ गांवों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसका सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। सरकार ने सभी 38 जिलों में शिशु केयर यूनिट तथा 30 जिला अस्पतालों में 10-10 बेड का ICU का निर्माण, 122 स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए बजट में माइक ठीक करो, माइक। महोदय, समाज के समग्र विकास के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण आवश्यक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए भारत के संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की है। महात्मा गांधी भी कहते थे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसी को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2007 में ही एक अलग विभाग का गठन किया और इस समाज के लिए
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मेधावृत्ति योजना, मुसेर एवं भूया समुदाय के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, आवासीय विद्यालय योजना चलाई। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना और विकास मित्रों की बहाली हमारे मुख्यमंत्री जी के दलित के उत्थान के सोच का नतीजा है। अभी राज्य में 9000 विकास मित्र कार्यरत हैं। महिलाओं के विकास के लिए महिला विकास निगम का गठन सरकार द्वारा किया गया है। महोदय, अगर सरकार सभी कल्याणकारी योजनाओं की बात करूंगी तो समय कम पड़ जाएगा। विकास की इतनी लंबी लाइन है जो सुनाते सुनाते भी थक जाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार के द्वारा पेश किया गया वैसा बजट है जो न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य बल्कि आधारभूत संरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगा। कोरोना संकट के बाद भी वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए जिस तरह का बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है उसके लिए हमारे माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री महोदय तथा उप मुख्यमंत्री महोदय दोनों ही बधाई के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत जी। थोड़ा सा बचा होगा सर, इसको शामिल कर माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के सामान्य बजट के विमर्श में आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सौजन्य से आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं। मैं इस सदन के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता कि आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विमर्श के लिए मुझे मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे वित्त मंत्री जी जो बजट पेश किए हैं, यह बजट बिहार के विकास के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो यह बजट पेश की गई है, जिसका आकार 2.37 लाख करोड़ है, आज यूं ही इतनी आकार की बजट नहीं हो गई है। 2005-06 से अगर हम देखेंगे तो साल दर साल बढ़ते बढ़ते यह बजट यहां तक पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट सरकार के द्वारा अभी पेश की गई है, इस बजट में सबसे अधिक प्रावधान शिक्षा विभाग के मद में किया गया है। शिक्षा विभाग में 39,191 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फिर स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,134 करोड़ रुपए बजट की प्रावधान की गई है। उद्योग पर 1643 करोड़ और कृषि पर 7,712 करोड़ की प्रावधान इस बजट में की गई है। कल्याण पर खर्च करने के लिए 12,375 करोड़ इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बजट के प्रावधान के अनुसार जो गांव के विकास की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की बात है, उसके लिए भी 1550 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं
कि यह जो आंकड़ा है, जो बजट पेश किया गया है, उसका जो आंकड़ा है उसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग पर खर्च करने का प्रावधान इसमें किया गया है। बजट में शिक्षा पर कुल 39,191 करोड़ रुपया रखा गया है, जो बजट का 16.5% है। शिक्षा के कुल बजट में वर्ष 22-23 में स्कीम मद में 22,198 करोड़ रुपया तथा स्थापना तथा प्रतिबद्ध मद में 16,953 करोड़ रुपया खर्च होंगे। बजट के प्रावधान के मुताबिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 30,620 पदों पर छठे चरण में नियोजन की कार्रवाई भी की जाने की प्रक्रिया की गई है इस बजट में। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की कुल 40,558 पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसका प्रावधान इस बजट में किया गया है। सभी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर सृजित 8,386 पद बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह वित्तीय वर्ष 21-22 में जो योजना शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया, जिसमें प्रारंभिक विद्यालयों का भवन की आवश्यकता 15,941 के विरुद्ध 15,653 विद्यालय भवन का कार्य अब तक पूर्ण कर लिया गया है। बाकी बचे भवनों का कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा, जो इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 402 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो आगे भी जारी रहने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। बच्चों के पोशाक को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 898 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से खाता में भेजा गया था, जो आने वाले वित्तीय वर्ष में भी लागू रहेगा, चालू रहेगा और बिहार के बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। कमजोर वर्ग के बालिकाओं के लिए राज्य में 535 कस्तूरबा विद्यालय संचालित की जा रही है, जिसमें 50,963 बालिकाएं पढ़ाई कर रही है, जिनको हर सुविधा को जारी रखने का बजट में भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पंचायतों में उत्क्रमित एवं नवसृजित +2 स्कूलों के भवन निर्माण के लिए 7,530 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वास्थ्य, उसके क्षेत्र में भी कई काम करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में जो खर्च करने का प्रावधान हुआ है अध्यक्ष महोदय, वह है 16,134 करोड़ रुपए का। राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से अस्पतालों में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण एवं 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, कुल 1,379 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण पर कार्य चल रहा है, जो इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कुल 1,754 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च करने की स्वीकृति इन सारे कार्यों को पूरा करने में बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के हेतु पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज को 5,462 बेड क्षमता का आधुनिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि यह पटना का पीएमसीएच पूरे राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य केंद्र बनाने